हेलो। आज हम लोग किंगडम मोनेरा पे चर्चा करेंगे। जब द लिविंग वर्ल्ड जो पहला चैप्टर था यूनिट नंबर 1 का, वो जब समाप्त हुआ था उसी दिन मैंने आपसे ये बात कही थी कि अब हम लोग 2 चैप्टर्स पे साइमल्टेनियसली चर्चा करेंगे। एक टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कल, वो साइटोलॉजी था, और दूसरा जो हिस्सा अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट विल बी किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो होगा वो यूनिट 1 का जो सेकंड चैप्टर होगा दैट विल बी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका हिस्सा होने जा रहा है। और साइटोलॉजी जो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन है यूनिट 3, उसका हिस्सा था द यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। तो आज हम लोग चर्चा जो प्रारंभ करें वो होगा मोनेरा। और आज के डिस्कशन में इंट्रोडक्शन के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल पे भी हम लोग बातचीत की शुरुआत करेंगे। हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल पे चर्चा शायद आज पूरी न हो। अगर आप बात इस किंगडम मोनेरा की करें तो किंगडम मोनेरा पे जो बात सबसे पहली बात इस किंगडम के बारे में आएगी वो यही होगा कि ये तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, every prokaryotic organism has been included under this particular kingdom। मैंने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन किया था तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताते वक्त ये बात आपको कही गई थी कि जो ये क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन ने यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक इसको सबसे पहला बेसिस बनाया क्लासिफिकेशन का कि ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा and eukaryotic organisms have been divided into 4 different kingdoms depending upon a number of cell, depending upon mode of nutrition, ecological roles and their phylogeny। तो यूकैरियोटिक सेल में बाकी कंसिडरेशन आपको देखना है, लेकिन जहाँ तक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सवाल है, एवरी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन प्लेस्ड इन दिस पार्टिकुलर किंगडम। तो जो मोनेरा का मेंबर होगा वो सबसे दे विल बी मोस्ट एंशिएंट वन, सबसे छोटे होंगे, और दूसरी बात सबसे एबंडेंट होने जा रहे हैं, और ये हर उस जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे जीवन की थोड़ी भी संभावना बनती है। तो जो मोनेरन्स होंगे उन मोनेरन्स के बारे में हमेशा आप यही कहेंगे कि ये सबसे सिंपल, सबसे एंशिएंट, सबसे एबंडेंट और प्रैक्टिकली हर जगह पाए जाएंगे। जहाँ पे भी अल्प संभावना भी जीवन की होगी वहाँ पे मोनेरा का मेंबर आपको दिखेगा। मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म को हम शामिल करते हैं, तो इसमें हम लोग अपने डिस्कशन में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, हालांकि आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये दोनों यूजुअली यूबैक्टीरिया के नाम से जाने जाएंगे, लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हम लोग इनको सेपरेट करके बोलेंगे। और एक और रहा आर्कीबैक्टीरिया। अब यहाँ से दूसरा जो एस्पेक्ट इसका होगा वो ये होने जा रहा है कि मोनेरा को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो देखो, मोनेरा के क्लासिफिकेशन में कभी भी स्ट्रक्चरल जो उसके फीचर्स हैं दे नेवर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कारण ये है कि स्ट्रक्चरली दे आर वेरी सिंपल, स्ट्रक्चरली वो बहुत ही सिंपल होते हैं, इसलिए उनके स्ट्रक्चर रिलेटेड फीचर्स को क्लासिफिकेशन में बड़ी भूमिका नहीं दी गई है। तो मोनेरा को जब क्लासिफाई किया जाएगा तो उसमें उसका जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टी होगा, उसकी फिजियोलॉजी जो होगी, उसका जो इकोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगा, इन फीचर्स को आधार बना के बैक्टीरिया को या ऐसे कहें कि मोनेरा को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जब बैक्टीरिया में कभी भी आपसे पूछा जाए या मोनेरा में आपसे पूछा जाए, बैक्टीरिया नहीं मोनेरा में अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों वहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, तो उसके पीछे रीजन बस एक ही होगा कि स्ट्रक्चरली दे आर वेरी सिंपल एंड दैट्स वाई structural properties cannot be the basis for classification at every level। अब यहाँ से जो मुद्दा होगा वो सीधे आ जाएगा कि जो आप इसमें शामिल जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का सेल प्रोकैरियोटिक सेल है। तो सबसे पहली चर्चा जो हम लोग करेंगे वो यही होगा कि जो बैक्टीरियल सेल है वो कैसा होने जा रहा है। देखो, ये चैप्टर यूनिट 1 में अगर रखा गया है तो प्राइमरी पर्पस टैक्सोनॉमी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये बात स्पष्ट करना ज़रूरी है मेरे लिए कि जो साइटोलॉजी हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3 में, वहाँ पे हम लोगों का डिस्कशन प्राइमरीली जो होगा यूकैरियोटिक सेल पे होगा। वहाँ हमने प्रोकैरियोटिक सेल को उस चैप्टर में मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी डिस्कस करने के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल को भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का पर्पस सिर्फ टैक्सोनॉमिकल डिस्कशन नहीं होगा, साथ ही साथ साइटोलॉजिकल डिस्कशन के तौर पे भी इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, और इसीलिए बैक्टीरियल सेल पे थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेशन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। जो बैक्टीरियल सेल होंगे उनका शेप कैसा होगा, तो देखो किसी भी बैक्टीरियल सेल का शेप माने डेफिनिट होगा, डेफिनिट शेप वुड बी शोन बाय बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरियल सेल का शेप अगर डेफिनिट है तो उसके पीछे आधार क्या है, क्यों वो डेफिनिट शेप शो कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन ये होगा कि बैक्टीरियल सेल इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल होगा वो रिजिड सेल वॉल के द्वारा सराउंडेड रहता है, एंड दैट्स वाई देयर शेप वुड बी डेफिनेट वन। लेकिन क्या सारा का सारा बैक्टीरिया, जितने भी तरह के बैक्टीरिया हैं, क्या सारे बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल दिखेगा? तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा अपवाद आपको देखने जा रहा है कि बैक्टीरिया में एक ग्रुप होगा जिसको हम लोग माइकोप्लाज्मा कहेंगे। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होगा। जो माइकोप्लाज्मा के मेंबर्स होंगे देयर विल नॉट फाइंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, एंड दैट्स वाई देयर शेप वुड नॉट बी डेफिनेट। यही वजह होगी कि उनका शेप जो होगा वो डेफिनेट नहीं होने जा रहा है। अब रही बात कि शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। अगर सेल जो है वो सिलिंड्रिकल है तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, बेसिलस है। अगर ये सिलिंड्रिकल होगा तब उसे कहेंगे कि ये क्या होगा, तब उसे कहेंगे कि ये बेसिलस है। अगर ये स्फेरिकल होगा तब उसे कहेंगे कि ये कोकस है। अगर ये स्पाइरल दिखेगा तो कहेंगे कि स्पाइरल है। अगर कॉमा की तरह दिखेगा तो इसे हम लोग कहेंगे कि विब्रियो है। और अगर फिलामेंटस है, फिलामेंट की तरह लंबा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर अगर दिखेगा तब इसे कहेंगे कि ये क्या होगा, फिलामेंटस होगा। देखो जब भी बैक्टीरिया पे कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो शब्द बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है। दो कैटेगरी बैक्टीरिया के नज़र काफ़ी फ्रिक्वेंटली आप देखेंगे। एक होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया में दो ग्रुप जो हम लोग करते हैं, दैट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। हाउ ग्राम स्टेनिंग इज़ डन? तो सबसे पहले आप बैक्टीरिया को लीजिए और बैक्टीरिया को लेने के बाद यू शुड ट्राई टू स्टेन देम विथ बेसिक डाई क्रिस्टल वायलेट। बेसिक डाई क्रिस्टल वायलेट और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के साथ उसको स्टेन करने की आप कोशिश करिए, और उसके बाद फिर उसे ट्रीट कीजिए पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट में बी एसीटोन और एन अल्कोहल। वो एसीटोन हो सकता है या फिर कोई अल्कोहल हो सकता है। उससे फिर आप वॉश कीजिए उसको, और उसके बाद आप देखिएगा कि दो बातें हो सकती हैं। या तो जो बैक्टीरिया होंगे दे विल बिकम आइदर ब्लू और ब्लैक, और दे विल बिकम डी कलर्ड। तो अगर वो ब्लू और ब्लैक है तब वो बैक्टीरिया जो होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगी। अगर डी कलर्ड हो गए तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगी, और उनको स्टेन करने के लिए हमें सफ्रानीन का इस्तेमाल करना होगा। और सफ्रानीन का जब इस्तेमाल करेंगे तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विल बिकम पिंक। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फिर पिंक हो जाएंगे। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग जो आप करते हैं ये बड़ा एलिमेंट्री लेकिन बड़ी आवश्यक जानकारी है जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी होगी, क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वर्ड आने जा रहे हैं। अब अगर बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को डिटेल हम करना शुरू करें तो सबसे पहली चीज़ आपको ये दिखाई पड़ेगी कि कैप्सूल वुड बी देयर इन सम बैक्टीरियल सेल। कुछ बैक्टीरियल सेल होंगे जहाँ पे आपको कैप्सूल दिखेगा। अब ये जो बैक्टीरियल सेल जिनमें कैप्सूल होगा कहाँ पे होने जा रहा है, तो देखो किसी भी सेल के बारे में आप दिमाग में ये बात रखिए कि कोई भी सेल अगर होगा तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जेलेटिनस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप लेकर के देखेंगे कि एक फ्लूइड होगा विस्कस जो साइटोप्लाज्म कहलाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगा। यहाँ पे आप ये पाइएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगा, और सेल वॉल के भी बाहर एक और जिलेटिनस स्ट्रक्चर होने जा रहा है, एंड दैट जिलेटिनस स्ट्रक्चर विच लाइज आउटसाइड द सेल वॉल इज नोन एज कैप्सूल। लेकिन क्या उसे हर परिस्थिति में कैप्सूल नाम हम देंगे, तो इसका जवाब होगा नहीं। हर परिस्थिति में ये कैप्सूल नहीं कहलाएगा। अगर ये लूज है तो उसे स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर ये टफ है तो सिर्फ आप उसे कैप्सूल नाम देंगे। अगर ये लूज है तो इंस्टेड ऑफ द टर्म कैप्सूल द टर्म स्लाइम लेयर वुड बी यूज्ड। जब हम ये देखेंगे कि ये कैप्सूल जो होगा वो ये जो सेल वॉल के बाहर की जो रचना है ये लूज है तो स्लाइम लेयर बोलेंगे, और अगर ये टफ होगा तब उसे कैप्सूल बोलेंगे।
केमिकली ये क्या होगा, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पॉलीसेकेराइड होगा, बट देयर आर सर्टेन केसेस वेयर यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। आप पाएंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी कुछ केसेस में होंगे, दूसरे केसेस में आप लेकर के देखेंगे कि दूसरे नहीं, अधिकांश केसेस में आप लेकर के देखेंगे कि ये बना हुआ होगा किसका, पॉलीसेकेराइड का। इसके बाद जो मुद्दा आएगा वो क्या होने जा रहा है, तो इसके बाद का मुद्दा ये होगा कि कैप्सूल कौन सी भूमिका निभाएगा। तो कैप्सूल की बहुत सारी भूमिकाएं हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कैप्सूल जो होगा वो एक विरुलेंस फैक्टर होता है। कैप्सूल जो होगा वो किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्ट करने की या बीमारी पैदा करने की क्षमता की तरफ संकेत करेगा। ये जो होगा किसी बैक्टीरिया में बीमारी पैदा करने की क्षमता के लिए जिम्मेवार होने जा रहा है ये। दूसरी बात है कि ये जिस बैक्टीरिया में होगा उसके फैगोसाइट के द्वारा उसकी एनगल्फिंग या उसकी फैगोसाइटोसिस को ये प्रिवेंट करा देगा। अगर किसी होस्ट के अंदर गया हुआ है तो होस्ट का इम्यून सिस्टम जो होगा उसका जो फैगोसाइट होगा, जैसे अगर ये किसी व्यक्ति में गया है तो उसका जो मैक्रोफाज होगा, क्या वो मैक्रोफाज उस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर पाएगा विच हैज़ बीन सराउंडेड बाय कैप्सूल। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नो, इट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बीइंग फैगोसाइटाइज्ड बाय ए मैक्रोफाजेस। किसी फैगोसाइट के द्वारा, यानी उस सेल के द्वारा जो फैगोसाइटोसिस कर सकता है, बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस को रोकने का काम करेगा कैप्सूल। दूसरी बात होगा कि ये डेसिकेशन से भी बैक्टीरिया को बचाएगा। इसमें वाटर कंटेंट, ये ढेर सारा वाटर कंटेंट होल्ड करता है, तो अगर ये पानी को होल्ड करेगा तो नेचुरली परिस्थितियां अगर ड्राई भी होंगी तब भी वो बैक्टीरिया को सूखने से, ड्राई होने से, डेसिकेट करने से क्या करेगा, बचाने जा रहा है। एक और बात आप देखेंगे कि ये वायरसेस से भी बैक्टीरिया को बचाएगा। और फाइनली ये अधेर चिपकने में भी मदद करने जा रहा है। ये जिस बैक्टीरिया में होगा, जिन बैक्टीरिया में ये होगा, उनको किसी सतह से चिपकने में भी ये क्या करेगा, मदद करने जा रहा है। तो कैप्सूल भले ही सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा हो, बट द रोल्स प्लेड बाय कैप्सूल आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 विरुलेंस फैक्टर के रूप में काम करेगा। नंबर 2 मैक्रोफाजेज या अन्य फैगोसाइट के द्वारा बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस को ब्लॉक करेगा, वायरसेस से इसकी रक्षा करेगा, डेसिकेशन से बचाएगा और दूसरे सेल सतह पे चिपकने में भी मदद करने जा रहा है। इसके बाद अब आप आ जाते हैं कि जो कैप्सूल या जो स्लाइम लेयर होगा उसके अंदर कौन सी रचना होगी, तो उसके अंदर आपको सेल वॉल दिखाई पड़ेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होंगे एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को अगर हटा दें तो बाकी जगह आपको सेल वॉल दिखाई पड़ेगा। अब ये जो सेल वॉल होगा उस सेल वॉल को आप पाइएगा कि इट इज़ कंपैरेटिवली थिक इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लेकर के देखें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ये ठीक ठाक थिकनेस रखेगा। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लेकर के अगर आप देखें, जैसे यहाँ पे आप इसे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो यहाँ पे जो केस आप देख रहे हैं ये ग्राम, ये जो मैं वेवी लाइन खींच रहा हूँ, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ उस सेल वॉल में जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो अब ये से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल काफ़ी पतला है कंपेयर टू सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो एक तो थिकनेस में फ़र्क होगा। दूसरी बात कौन सी होगी, तो दूसरी बात आप ये देखिएगा कि जो सेल वॉल होगा वो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन का बना होगा। वो बना होगा पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन का। पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन में क्या होगा, तो लंबे लंबे पॉलीसेकेराइड के चेन होंगे। लंबा पॉलीसेकेराइड चेन बहुत सारा होगा। एक चेन दूसरे चेन से जोड़ा जाएगा टेट्रापेप्टाइड लिंक के माध्यम से। टेट्रापेप्टाइड लिंक, जैसे पॉलीसेकेराइड चेन हुआ, उससे आप देखेंगे कि 4 एमाइनो एसिड का बना हुआ साइड में चेन निकला रहेगा। तो एक पॉलीसेकेराइड चेन से निकला हुआ टेट्रापेप्टाइड चेन दूसरे चेन से निकले टेट्रापेप्टाइड चेन से जोड़ा जाएगा क्रॉस लिंक के द्वारा। डायग्राम से बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं कह रहा हूँ कि ये लंबा पॉलीसेकेराइड चेन होगा, ये लंबे पॉलीसेकेराइड चेन होंगे और ये जो चेन होने जा रहा है
ये जो चेन होगा उस चेन को लेकर के अगर देखें, देन यू विल फाइंड, ये जो चेन होगा उस चेन को लेकर के अगर देखें तो आप पाइएगा कि ये चेन बना हुआ है किसका, तो ये चेन बना हुआ अल्टरनेट एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का ये बना हुआ है। आई रिपीट इट कि लंबा पॉलीसेकेराइड चेन जो होगा, जो लंबा पॉलीसेकेराइड चेन आपको दिखाई पड़ेगा, उस लंबे पॉलीसेकेराइड चेन को अगर आप लेकर के देखें, देन यू विल फाइंड कि ये जो लंबा पॉलीसेकेराइड चेन होगा वो अल्टरनेट एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का बना हुआ होगा। इसको नॉर्मली लोग NaG लिखते हैं और इसको NaM लिखते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि पूरा नाम आप याद रखिए। ये हमेशा अल्टरनेट होंगे, नंबर 1। और ये पूरा लंबा, इसी को कहेंगे कि ये क्या है, पॉलीसेकेराइड चेन है। और इस पॉलीसेकेराइड चेन में एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से ये जो निकला होगा, इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, टेट्रापेप्टाइड चेन है। इसे कहेंगे कि ये क्या होगा, टेट्रापेप्टाइड चेन होगा। दो टेट्रापेप्टाइड चेन के बीच में क्रॉस लिंकेज दिखाई पड़ेगा, और ये क्रॉस लिंकेज क्या होगा, तो ये क्रॉस लिंक भी लेकर के देखेंगे तो ये बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड होगा। इस क्रॉस लिंक को लेकर के देखिएगा, देन यू विल फाइंड कि ये पेप्टाइड बॉन्ड होने जा रहा है। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन हुआ, दैट इज गोइंग टू हैव very large number of polysaccharide chains and chains should be linked with each other। अब इनके बीच में लिंकेज कैसे होगा, तो प्रत्येक पॉलीसेकेराइड चेन के एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से टेट्रापेप्टाइड चेन्स जुड़े होंगे, और एक पॉलीसेकेराइड चेन से निकला हुआ टेट्रापेप्टाइड चेन दूसरे चेन से निकले हुए टेट्रापेप्टाइड चेन से जुड़े रहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, जिनको पॉपुलरली हम लोग क्रॉस लिंक बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सेल वॉल का यही होने जा रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो होगा वो कैसे जुड़े होंगे, तो वो आपस में जुड़े होंगे बीटा 1,4 लिंकेज के द्वारा। इनका जो लिंकेज होगा वो बीटा 1,4 लिंकेज होने जा रहा है। एक और बात कि जो टेट्रापेप्टाइड चेन होता है उसमें आप लेकर के देखिएगा कि कौन सा एमाइनो एसिड होगा, तो उसमें आपको अल्फा एलालिन दिखेगा, डी एलालिन। जब आगे बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा तो ये बात बताई जाएगी कि मोस्टली जो एमाइनो एसिड बायोलॉजिकल सिस्टम में होंगे वो एल फॉर्म में होंगे, यानी नॉर्मली बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एमाइनो एसिड दिखेगा, जैसे वो एल एलालिन हुआ, एल प्रोलीन हुआ, इस फॉर्म में दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि डी एलालिन होगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ डी एलालिन। तो एक तो हो गया अल्फा एलालिन, दूसरा डी एलालिन, डायमिनोपिमलिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जैसे अमाइनो एसिड्स यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी आया कि यहाँ पे अनलाइक अदर केसेस वेयर you will find presence of L amino acid, here you will find presence of D amino acid, for example D-alanine is there। अब आप यहाँ से जिस मुद्दे पे शिफ्ट करेंगे वो होगा, एक छोटी सी बात और आएगी टेइकोइक एसिड की। तो देखो टेइकोइक एसिड कोपॉलीमर होता है, मतलब दो मोनोमर का ये बना हुआ होगा, और वो जो मोनोमर होंगे वो ग्लिसरॉल फॉस्फेट होगा या ये रिबिटॉल फॉस्फेट होने जा रहा है। ग्लिसरॉल फॉस्फेट या रिबिटॉल फॉस्फेट प्लस कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होगा, और इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगा। मैंने कहा कि आइदर इट विल बी कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट और रिबिटॉल फॉस्फेट एंड कार्बोहाइड्रेट, ग्लिसरॉल फॉस्फेट हो या रिबिटॉल फॉस्फेट हो प्लस कार्बोहाइड्रेट, और ये लिंक्ड होंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब आगे पढ़ेंगे आप तो नॉर्मली वो डीएनए या आरएनए में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे आप लेकर के देख रहे हैं कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट या रिबिटॉल फॉस्फेट और कार्बोहाइड्रेट के बीच में आप ये जो होगा यहाँ पे जो कोपॉलीमर्स जो ये टेइकोइक एसिड को जो आप लेके देख रहे हैं, वहाँ पे आपको टेइकोइक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की उपस्थिति आपको बताई जा रही है।
दूसरा मुद्दा ये भी है कि ये जो ट्राइकेइक एसिड होगा, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनके वाल में आपको दिखाई पड़ेगा, और यही वजह होगी कि एंटीबायोटिक्स के लिए ये टारजेट के रूप में काम करेगा। तो ट्राइकेइक एसिड के बारे में बस इतना याद रखिए कि वेयर इट दे विल बी फाउंड, तो दे विल बी पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये एंटीबायोटिक के प्रति ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और ये कोपॉलीमर होगा रिविटॉल फॉस्फेट या ग्लिसरॉल फॉस्फेट प्लस कार्बोहाइड्रेट का। अब यहाँ से आप आ जाते हैं कि सेल वॉल की भूमिका क्या होगी। तो एक तो ये भूमिका है कि डेफिनेट शेप ऑफ द सेल जो होगा दैट विल बी मेंटेन्ड बाय द सेल वॉल। दूसरी बात होगी कि बैक्टीरियल सेल में जितना भी पानी एंडोस्मोसिस की वजह से आए, बट द सेल इज नॉट गोइंग टू जिसे कहा जाए बर्स्ट, वो ओपन नहीं करेगा, बर्स्ट नहीं करेगा, फटेगा नहीं, ऑस्मोटिक लाइसिस वुड नॉट बी देयर। आपको जब साइटोलॉजी बताया जाएगा तो साइटोलॉजी में इस तथ्य की तरफ हम लोग संकेत करेंगे कि अगर कोई एनिमल सेल है, उस एनिमल सेल में अगर पानी लगातार आ रहा है तो एनिमल में पानी आने के बाद, एनिमल में जो पानी आएगा उस एनिमल में पानी आने के बाद, एनिमल सेल में पानी आने के बाद आप देखिएगा कि सेल डिस्टेंड करेगा। लेकिन चूंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है तो डिस्टेंशन एक सीमा तक ही हो सकती है, उसके बाद द सेल वुड ओपन, सेल जो होगा उसके बाद ओपन कर जाएगा, खुल जाएगा। इसको ऑस्मोटिक लाइसिस कहेंगे, इसको कहेंगे कि वो क्या है, ऑस्मोटिक लाइसिस है। तो यहाँ पे मैं बस आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैक्टीरियल सेल वॉल में, चूंकि बैक्टीरियल सेल वॉल में अगर लेकर के देखें तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि सेल वॉल में उपस्थित है क्या, बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल उपस्थित है, एंड दैट्स वाई अगर एंडोस्मोसिस होगा भी तो ऐसी स्थिति में ऑस्मोटिक लाइसिस उसका नहीं होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात ये होगी कि ये जो होगा वो एक मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा सेल को, और एक फिजिकल बैरियर के रूप में काम करेगा दैट विल डिसाइड कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर आ सकता है और कौन सी चीज़ सेल के अंदर नहीं आएगा। अब यहाँ के बाद आप जिस मुद्दे पे आएंगे वो मुद्दा होगा आउटर मेम्ब्रेन का। देखो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर तो मैं आगे बनाऊंगा, लेकिन अभी एक आउटलाइन जस्ट मैं दे रहा हूँ, अभी एक आउटलाइन मैं दे रहा हूँ। जैसे ये एक स्थिति हो गई कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, तो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैं जस्ट एक आउटलाइन की बात कर रहा हूँ, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आप लेकर के देखें, देन यू विल फाउंड कि इसके बाहर आपको सेल वॉल दिखेगा। इसके बाहर कहा गया कि क्या होगा, तो देयर विल बी सेल वॉल। इसके बाहर आप देख रहे हैं कि उपस्थित होगा क्या चीज़, तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि सेल वॉल वुड बी देयर। यहाँ मैंने आपसे कहा कि सेल वॉल होगा। फिर इसके बाहर मैं कह रहा हूँ कि अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो इसके बाहर आपको दिखेगा कि फिर एक मेम्ब्रेन होगा, और अगर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो ये बड़ा सा सेल वॉल, और आपको यहाँ पे फिर ये जो सेल वॉल मैं दिखा रहा हूँ, ये सेल वॉल कंसिडरेबली थिक होगा। इस सेल वॉल को कंसिडरेबली हम लोग थिक बनाएंगे। जैसे मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मोटा में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेल वॉल जो होगा इस तरीके का होने जा रहा है। तो इस सेल वॉल को अगर मैं मार्क करूँ तो मैं ऐसे मार्क करूँगा, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल होगा, और इसके बाहर मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर इसको लेकर के देखें, इसको मैं अगर मार्क कलर दूसरे कलर से करूँ तो ये सेल वॉल होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, और इसके बाहर फिर आपको दिखाई पड़ेगा एक और मेम्ब्रेन। डायग्राम को दोबारा आप देखिए, क्योंकि मैं वहीं पे ड्रॉ कर रहा था तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। यहाँ देखिएगा कि एक आउटलाइन है, पूरा बैक्टीरियल सेल नहीं बनाया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर अगर आप लेकर के देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होगा उसमें सेल वॉल वुड बी देयर, जो कि कंसिडरेबली थिक बनाया गया है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात अगर करें तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आप लेकर के देखिए कि ये हमने ये जो हिस्सा जिसको रेड से हमने मार्क किया है,
ये जो हिस्सा है वो सेल वॉल है, लेकिन ये बहुत मोटा नहीं है। तो मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल उतना मोटा नहीं होगा इन कंपेरिजन टू थिकनेस ऑफ द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन एक रिमार्केबल बात आपको ये दिखाई पड़ रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर, वो दोनों में होगा। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा, एंड दिस मेम्ब्रेन इज, ये जो मेम्ब्रेन होगा इसी मेम्ब्रेन को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, we refer this membrane as outer membrane। इसी को कहेंगे कि ये क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन हम लोग कहने जा रहे हैं। तो लोकेशन क्या हुआ, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होगा, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन। उसी मेम्ब्रेन को कहेंगे कि ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। दूसरी जो बात आपको दिखाई पड़ेगी वो क्या होगा कि ये कैसा होगा, तो ये लिपिड बाइलेयर का बना होगा। उसमें भी आप देखिएगा कि प्रोटीन एम्बेडेड होंगे, लिपिड बाइलेयर वुड बी देयर, प्रोटीन उसमें भी एम्बेडेड होगा। लेकिन वहाँ पे आप लेकर के देखिएगा कि एक बहुत ही अलग तरह का लिपिड आपको वहाँ दिखेगा, दैट विल बी हैविंग ए वेरी अनयूजुअल टाइप ऑफ लिपिड, एंड दैट इज नोन एज, उसको हम लोग कहते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड, LPS, दैट इज नोन एज लिपोपॉलीसेकेराइड। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, दैट आउटर मेम्ब्रेन would be composed of phospholipid या lipid bilayer in which protein molecules are embedded, but this membrane would have very unusual lipid जिसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, LPS है। और LPS एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक का क्या मतलब होगा, तो एम्फीपैथिक का मतलब होता है, अगर हम बात एम्फीपैथिक की करें तो एम्फीपैथिक का मतलब होगा कि having polar and having both polar and non-polar groups, having both polar and non-polar groups, जिसके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के ग्रुप हों उसको एम्फीपैथिक हम लोग बोलेंगे। और एक और बड़ी खास बात होगी कि इसमें पोरीन होगा। तो पोरीन इज ए चैनल टाइप प्रोटीन। आप इसको ऐसे समझिए कि कोई बॉटल आप ले लीजिए और वो जो प्लास्टिक बॉटल होगा उसका बॉटम और नेक वाला हिस्सा दोनों काट दीजिए, तो वो जो हॉलो रचना दिखाई पड़ेगी वो बिल्कुल पोरीन की तरह का होने जा रहा है। तो ये चैनल होगा दैट विल प्रोवाइड पैसेज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ये जो चैनल होगा इससे हाइड्रोफिलिक लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे वो बड़े आराम से अंदर आएंगे या बाहर निकल सकते हैं। तो जिस मेम्ब्रेन में पोरीन होगा उस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस बढ़ जाएगी। उस चैनल लाइक स्ट्रक्चर का जो डायमीटर होगा उससे जितनी भी चीज़ें छोटी होंगी हाइड्रोफिलिक, डेफिनेटली हाइड्रोफिलिक, वो आराम से उसके आर पार जाएंगी। और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन एक और भी आएगा कि ये पोरीन जो होंगे वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये तथ्य भी अभी से आप दिमाग में रखिए कि पोरीन जो होगा दैट विल बी फाउंड इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पोरीन वुड बी फाउंड इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और उसके साथ साथ देखिएगा कि ये पाया जाएगा कहाँ पे, तो इट विल बी फाउंड इन, इसे आप क्लोरोप्लास्ट के भी आउटर मेम्ब्रेन में पाइएगा। तो इट इज फाउंड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का उसमें भी पोरीन होने जा रहा है। ये तथ्य कहीं ना कहीं किसी फैक्ट की तरफ संकेत कर रहा है। क्या फैक्ट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते वक्त ये बात बताई जाएगी, इसको हम लोग देखेंगे एक एविडेंस के रूप में इन सपोर्ट ऑफ एंडोसिम्बांट हाइपोथेसिस। लेकिन अभी उस हाइपोथेसिस पे कोई बातचीत नहीं। दूसरा जो एस्पेक्ट आएगा कि आउटर मेम्ब्रेन क्या करेगा, तो देखो आउटर मेम्ब्रेन कभी भी पेरीप्लाज्म का आउटर लिमिट है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द और आ गया कि पेरीप्लाज्म क्या होगा। तो देखिए इसको, ये जो एक सिंपल सा जो डायग्राम हमने अभी ड्रॉ किया कि ये जो होगा, जो आउटर मेम्ब्रेन होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसके बीच की जगह को पेरीप्लाज्म कहेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ हुआ ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, और बाहर की तरफ क्या हुआ, आउटर मेम्ब्रेन हुआ। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा दैट विल बी पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस या पेरीप्लाज्म। और इस पेरीप्लाज्म में आपको बहुत सारे प्रोटीन दिखाई पड़ेंगे, और ये जो प्रोटीन होंगे ये प्रोटीन लाइसोसोमल एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं।
ये जो प्रोटीन होंगे दे बिहेव एज लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है। तो पेरीप्लाज्म, पहले तो ये याद रखिए कि पेरीप्लाज्म क्या है। तो पेरीप्लाज्म वुड बी स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट विल बी हैविंग ए नंबर ऑफ पेरीप्लाज्मेटिक प्रोटीन्स एंड दे विल बी वेरी सिमिलर टू लाइसोसोमल प्रोटीन। ये बहुत ही सिमिलर होने जा रहे हैं किससे? तो लाइसोसोमल प्रोटीन से। अब बात आती है कि आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या होगा। तो ये पेरीप्लाज्म का आउटर लिमिट डिसाइड करेगा, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। दूसरी बात है कि इसका जो आउटर सरफेस होगा उसके ऊपर बहुत सारा निगेटिव चार्जेस होगा और इन निगेटिव चार्जेस की वजह से जिन सेल्स में भी आउटर मेम्ब्रेन होगा उनकी फैगोसाइटोसिस मुश्किल हो जाएगी। और जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा उस इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स, that too would fail to act on such bacteria which have outer membrane। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स होगा हमारी इम्यून सिस्टम का, that fails to act on bacteria which have outer membrane। प्लस ये एक परमेबिलिटी बैरियर होगा और निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर आने की संभावना को ये क्या करेगा? रोक देगा। बहुत सारी चीज़ों के अंदर आने की संभावना को ये क्या करने जा रहा है? रोकने जा रहा है। अब यहाँ से जो दूसरा एस्पेक्ट आएगा वो होने जा रहा है कौन सी चीज़? तो वो होने जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कभी भी कहेंगे कि ये ट्रू ऑस्मोटिक बैरियर किसी भी सेल में, हालांकि ये ट्रू ऑस्मोटिक बैरियर होगा। इसे हम लोग बाउंडिंग लेयर भी कहेंगे प्रोटोप्लास्ट का। एक शब्द जो यहाँ प्रोटोप्लास्ट आ रहा है उसको आप दिमाग में रखिए कि प्रोटोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं कि जो सेल होगा विथ वॉल, सेल विथ सेल वॉल माइनस सेल वॉल। इसको एक्चुअली हम लोग लिखते हैं ऐसे कि अगर सेल में से सेल वॉल हटा दें, सेल में से सेल वॉल हटा दें तो उसे कहेंगे कि ये क्या होगा? दैट विल बी नोन एज, उसे कहा जाता है कि ये जो है वो सेल में से वॉल अगर हटा दें, जैसे नॉर्मली हम लोग इसे प्लांट सेल के रेफरेंस में कैसे बोलेंगे, तो प्लांट सेल माइनस वॉल बराबर प्रोटोप्लास्ट। तो ये जो कहा जाएगा यहाँ पे कहेंगे कि बैक्टीरियल सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का ये बाउंड करने वाला लेयर होगा, इट विल एक्ट एज ट्रू ऑस्मोटिक बैरियर। किसका बना होगा? तो यहाँ पे भी आप लेकर के देखिएगा कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होगा और बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होंगे दे विल बी एम्बेडेड। अब ये डायग्राम जो पहले हमने बनाया था एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ेगी। अगेन यू विल फाइंड कि सिमिलर तरीके से इसे आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो बात मिलेगा वो यही होने जा रहा है कि जैसे ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, यहाँ पे फिर दूसरे लेयर में भी आप इस तरह का फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल लेकर के देखें। अब इनके साथ आपको लिपिड कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पे जगह जगह आप देखिएगा कि प्रोटीन जो होगा वो एम्बेडेड हो सकता है, प्रोटीन यहाँ पे एम्बेडेड हो सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे हम लोग लेके देखें कि ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हो गए। अब इन्हीं के अंदर आप देखिएगा, इसके अंदर आप लेकर के देखिएगा कि होपेनॉइड्स होने जा रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह आप देखिएगा कि होपेनॉइड होगा। यहाँ पे बहुत सारा आपको ओलिगोसैकेराइड वाला हिस्सा होगा। तो इनको आप नाम दे दीजिए कि ये क्या होंगे? ये जो होगा वो हो गया ए, ये हो गया, इनको हम लोग कहें कि ये प्रोटीन है, ये रेड कलर वाले प्रोटीन है। ये जो हो गया वो हो गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये हो गया क्या चीज़? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये हो गए। इनको कहेंगे कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये बीच में आप लेकर के देखें तो इनको आप पाइएगा कि ये होपेनॉइड्स हैं। होपेनॉइड्स क्या है मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे जैसे कहा गया कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वुड बी देयर और उस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में
प्रोटीन एम्बेडेड होंगे। अब प्रोटीन अगर डीपली एम्बेडेड है तो इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, सुपरफिशियली अगर अटैच्ड है तो उसे कहेंगे कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आएगी कि जो फॉस्फोलिपिड होगा, जो लिपिड यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसमें आपको स्टीरॉल नहीं दिखेंगे, यू विल नॉट फाइंड स्टीरॉल। लेकिन बहुत सारे केसेस में होपेनॉइड्स होगा जो स्टीरॉल की तरह ही काम करते हैं, या एस्क्वेलिन होगा जो स्टीरॉल का प्रिकर्सर होगा। माइंड इट, स्टीरॉल वुड बी मिसिंग। हालांकि माइकोप्लाज्मा जब आगे मैं बताऊंगा वहां पे ये बात आपको बताई जाएगी कि माइकोप्लाज्मा हैव स्टीरॉल, माइकोप्लाज्मा में स्टीरॉल है। और माइकोप्लाज्मा के बारे में याद कीजिए, माइकोप्लाज्मा ही वो बैक्टीरिया थे जिसमें सेल वॉल नहीं था। तो जहाँ सेल वॉल, जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं है वहाँ पे आपको दिखाई पड़ने जा रहा है कि स्टीरॉल्स आर प्रेजेंट। लेकिन सामान्यतः बाकी बैक्टीरिया में स्टीरॉल आपको नहीं दिखेगा और स्टीरॉल के स्थान पे होपेनॉइड्स दिखेगा विच विल बी स्ट्रक्चरली सिमिलर टू स्टीरॉल्स, और एस्क्वेलिन वुड बी देयर। और एस्क्वेलिन जो होंगे वो प्रिकर्सर्स हैं स्टीरॉल की सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट आएगा वो क्या होने जा रहा है, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि इसमें पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वुड नॉट बी देयर। पफा का मतलब होता है कि हम लोग ये कहें कि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये जो होगा उसका मतलब होगा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, तो PUFA, पफा। तो जो मोस्ट ऑफ दी जो यू बैक्टीरिया होंगे साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के, उसमें पफा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड नहीं दिखेंगे। यानी इन लिपिड में जो फैटी एसिड होगा उन फैटी एसिड में डबल बॉन्ड की संख्या एक से ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ेगी। इसके बाद लेकर के देखें कि ऑब्वियस है कि पफा नहीं होगा तो क्या होगा, या तो सेचुरेटेड होगा यानी फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, या मोनो अनसेचुरेटेड होगा यानी जो फैटी एसिड होगा उस फैटी एसिड में जो हाइड्रोकार्बन चेन होंगे उनमें कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो सकता है। अब जो प्रोटीन इस मेम्ब्रेन में होंगे वो क्या करेंगे, तो दे विल एक्ट एज एंजाइम और कैरियर। जैसे वो परमिएज के रूप में काम कर सकते हैं, बायोसिंथेटिक एंजाइम के रूप में काम कर सकते हैं, या फिर वो ऐसे एंजाइम के रूप में काम कर सकते हैं जो ATP बनाने का काम करेंगे। इसके बाद जो मुद्दा आएगा वो मुद्दा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भूमिका क्या होगी। तो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कभी भी कहते हैं कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो देखिएगा, जब कभी भी हम लोग बात करेंगे कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पहले तो मैं हमेशा चारों शब्द बताना पसंद करता हूँ। जैसे अगर आप लेकर के देखें कि ये कोई बैरियर है, तो इस बैरियर के आर पार अगर सॉल्वेंट मूव कर रहा है, और सॉल्वेंट के साथ साथ आप लेकर के देखें, सॉल्वेंट के साथ लेकर के देखें कि सॉल्यूट भी मूव कर रहा है, तो इस बैरियर को हम लोग कहेंगे कि दिस बैरियर इज परमिएबल। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि सॉल्वेंट इसके आर पार जाए लेकिन कोई सॉल्यूट इसके अक्रॉस मूव नहीं करे, कोई सॉल्यूट इसके अक्रॉस मूव न करे, तो इसे कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दिस वन एज सेमी परमिएबल। तीसरी बात कि सॉल्वेंट को आर पार जाने दे। अब ये सॉल्यूट A है, इट इज नॉट अलाउिंग इट्स मूवमेंट। सॉल्यूट B है, नॉट अलाउिंग द मूवमेंट। सॉल्यूट C है, अलाउिंग द पैसेज। तो इसे कहेंगे कि ये क्या है, इसे कहेंगे कि ये जो होगा वो सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल होगा, सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि द पार्टिकुलर मेम्ब्रेन विच अलाउज पैसेज ऑफ ए फ्यू सॉल्यूट्स बट ब्लॉकिंग पैसेज ऑफ अदर सॉल्यूट, जो कुछ सॉल्यूट को आने जाने दे बाकी को रोक दे, उसको कहेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। जैसे किसी भी संस्थान में सारे विद्यार्थी आके नहीं पढ़ सकते,
वही विद्यार्थी पढ़ेंगे जो एडमिटेड होंगे। विद्यार्थी तो सब है, तो क्या सारे विद्यार्थी वहाँ आके क्लास कर सकते हैं? आंसर इज दैट नो, नहीं कर सकते हैं। तो जो उस संस्थान का गार्ड होगा वो सेलेक्टिव एंट्री देता है। ठीक उसी तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा दैट विल अलाउ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में कोई इशू नहीं है, पानी को लेके कोई इशू नहीं है। इशू है कि सॉल्यूट्स, अगर 20 तरह के सॉल्यूट हैं तो हो सकता है कि 5 तरह के सॉल्यूट्स को आने जाने दे, रिमेनिंग 15 टाइप्स ऑफ सॉल्यूट को वो अक्रॉस मूव नहीं करने दे। और अंतिम बात ये होगी कि ये न तो सॉल्वेंट को आने जाने दे और न ही किसी सॉल्यूट को आने जाने दे। अगर ऐसा होगा तो इसे कहेंगे कि ये क्या है? इम्पर्मिएबल है, तब इसे कहेंगे कि इम्पर्मिएबल है। हम लोगों का जो बायोलॉजिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा इट विल बी सिलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। इंटरेस्टिंग बात एक मैं बता दूं कि यही मेम्ब्रेन गिवन कंडीशन में, यही मेम्ब्रेन गिवन कंडीशन में या तो परमिएबल हो जाएगा या सेमी परमिएबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा सॉल्यूशन आप ले रहे हैं जिसमें सॉल्यूट आपने सी लिया, ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्यूट सी है, तो ऐसी परिस्थिति में सॉल्यूट ए और बी नहीं है, तो द सेम मेम्ब्रेन वुड बिहेव एज परमिएबल। वही मेम्ब्रेन परमिएबल के रूप में काम करेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप सिर्फ सॉल्यूट ए और सॉल्वेंट ले रहे हैं, ये इन दोनों को हटा दीजिए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में ये मेम्ब्रेन जो होगा इट विल बिहेव एज सेमी परमिएबल। तो अंडर केमिकल सिस्टम या इन ए गिवन कंडीशन द selectively permeable membrane may behave as ये सेमी परमिएबल और परमिएबल। लेकिन अंडर नेचुरल कंडीशन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वुड ऑलवेज बी, अंडर नेचुरल कंडीशन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वुड ऑलवेज बी सेलेक्टिवली परमिएबल। कहीं कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है कि उसको हम लोग कहें कि ये क्या होगा, डिफरेंशियली परमिएबल होगा या मतलब कहीं और दूसरी तरह की परमिएबिलिटी किसी भी तरीके से वो नहीं दिखाएगा। अगेन आई रिपीट इट कि अंडर नेचुरल कंडीशन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वुड ऑलवेज बी सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल। किसी भी परिस्थिति में वो सेमी परमिएबल नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात आप ये लेकर के देखेंगे कि जो भी ट्रांसपोर्ट होगा मेम्ब्रेन के क्रॉस दैट में भी पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पैसिव में कोई एनर्जी और सेलुलर एक्टिविटी नहीं होगी, एक्टिव में एनर्जी भी लगेगा और सेलुलर एक्टिविटी भी दिखाई पड़ेगी। मेम्ब्रेन ट्रू ऑस्मोटिक बैरियर के रूप में काम करेगा। जो अभी हमने कहा कि ये जो होगा पानी के एंट्री और एग्जिट को नहीं रोकेगा, लेकिन सॉल्यूट के एंट्री और एग्जिट को नियंत्रित करेगा ये। दूसरी बात ये होगी, हम लोग आगे रिप्रोडक्शन देखेंगे तो ये बात देखेंगे कि जब कभी भी जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेट करेगा तो रिप्लिकेशन के बाद जब जेनेटिक मटेरियल का या बैक्टीरियल क्रोमोसोम का जब सेपरेशन होगा तो वहाँ पे ये अटैचमेंट कराएगा उन बैक्टीरियल जेनोफोर या क्रोमोसोम का या प्लाज्मिड का, ताकि आसानी से उनका बंटवारा हो सके। तो ऑब्वियस है कि इट इज़ गोइंग टू फैसिलिटेट सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल वेदर आइदर एज जेनोफोर या क्रोमोसोम और प्लाज्मिड। जेनोफोर या प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन के बाद उनका आसानी से बंटवारा हो सके, इसके लिए उनको अटैच किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और बिना अटैचमेंट का उनका सेपरेशन मुश्किल होने जा रहा है। इसी रेफरेंस में हम लोग कह रहे हैं कि ये जो होगा वो पार्टीशनिंग करेगा, ये पार्टीशनिंग करने जा रहा है। पार्टीशनिंग को मतलब जो सेपरेशन होगा प्लाज्मिड और जेनोफोर का, उसको ये फैसिलिटेट करेगा। और अब एक छोटी सी चीज़ और आती है, उसी के साथ आज की बात को मैं रोकूंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा इनवेजिनेटेड हो सकता है, और इनवेजिनेटेड होके वो वैरिड फॉर्म, वैरिड शेप का वो स्ट्रक्चर बना सकता है। जैसे यहाँ पे आप जो लेकर के देख रहे हैं कि ऐसी रचना हो गई, या फिर ऐसी रचना हो गई, या फिर किसी भी तरह की आप रचना बना दीजिए। ऑल ऑफ देम, ऑल दिस इन्वेजिनेशंस रिप्रेजेंट मेसोजोम। ये सारे के सारे मेसोजोम को रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ भी मेसोजोम बनेगा उसकी वजह से जब बाइंड्री फिशन होगा, ट्रांसफर सेप्टम जब बनेगा, तो उस ट्रांसफर सेप्टम बनने में ये मदद करने जा रहे हैं। जब भी फिशन होता है, फिशन इज द मेन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जब फिशन होगा तो उस फिशन के समय
सेप्टेशन होगा, सेप्टेशन में मेसोसोम की बड़ी भूमिका होगी। और दूसरी बात ये भी देखिएगा कि मेसोसोम होने की वजह से रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के लिए जो सेंटर्स होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी नेचुरली। अगर ये कहीं पे बनेगा तो ज़्यादा मेम्ब्रेन यहाँ पे एडजस्ट हुआ, और नेचुरली अगर इसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर्स होंगे तो रेस्पिरेटरी सेंटर की संख्या बढ़ जाएगी। तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के लिए जो सेंटर जिम्मेवार हैं उनकी तादाद बढ़ने जा रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेसोसोम्स। विद दैट वी स्टॉप हियर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर इससे आगे की बातचीत करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।